अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिनरल्स करने वाले हैं। मिनरल्स में हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स और अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। पहले तो इनको देख लें कि कौन कौन से होते हैं और हम बेसिकली आज फोकस करेंगे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पे। इनकी हार्मोनल रेगुलेशन और क्लिनिकल्स करेंगे और मतलब मेजर ये चीज़ें और कुछ RDA वैल्यूज़ कैसे याद करते हैं मिनरल्स के, ये देखेंगे। तो मैक्रो मिनरल्स में हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम का रोल बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के साथ होता है और कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये बोन में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, मतलब तो इसको भी हम देखेंगे क्या रिलेशन है। माइक्रो मिनरल्स में कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम और फ्लोराइड आ जाता है। इसमें से जिंक एंटीऑक्सीडेंट है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनीमिया के केसेस वगैरह में आ जाता है। और कॉपर भी विल्सन डिजीज़ और ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये तीन मस्ट कर, मतलब ये तीन जो है ना ये आपको पता होना चाहिए लाजमन। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स में आयोडीन आ जाता है, आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन जो सॉल्ट में डाल के थायराइड ग्लैंड वगैरह से जो हम पढ़ते आए हैं, सिलीनियम और मोलिब्डेनम। और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स का जो है ना वो पूछा जाता है तो उसमें सिलीनियम, जिंक, कॉपर और मैंगनीज आ जाते हैं। तो ये ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और परऑक्सीडेशन, लिपिड परऑक्सीडेशन वगैरह को प्रिवेंट करते हैं, एजिंग को स्टॉप करते हैं और वैसे भी क्रीम्स वगैरह में भी ये यूज़ करते हैं। और वाइटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए में से उसका एक विटामिन बीटा कैरोटीनॉइड भी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम हमारी बॉडी में बेसिकली तो 98% बोन्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी ये प्रेजेंट होता है और एक्शन पोटेंशियल वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हाइड्रोक्सिल एपेटाइट का फॉर्मूला है CA5PA4 का थ्राइस एंड OH। तो कैल्शियम और फॉस्फेट की एक रेशियो होती है और ये इंपॉर्टेंट होती है, तो इस रेशियो को भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? तो कैल्शियम हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ में रोल प्ले करता है। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रही है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है मेम्ब्रेन में, फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन C को डिस्प्लेस करता है। ट्रोपोनिन डिस्प्लेस होता है, एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइड एक्सपोज होती है, मायोसिन के हेड अटैच होते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वाला, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन में भी ये रोल प्ले करता है। इट इज़ बेसिकली फैक्टर 4। तो प्लेटलेट्स में भी इसका जो है ना मतलब क्लॉटिंग वगैरह में भी इसका रोल होता है। नर्व ट्रांसमिशन में हम अभी बात कर चुके हैं, तो नर्व ट्रांसमिशन में, मसल कंट्रैक्शन में इसका रोल होता है। मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी और परमिएबिलिटी में भी, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स भी ये करता है, ठीक है। और काल्मोड्यूलिन मीडिएटेड एक्शन जो है वो भी कैल्शियम का होता है। काल्मोड्यूलिन जो है वो कैल्शियम को बाइंड करता है अपने साथ, सारे इंट्रासेल्युलर मैसेंजर के तौर पे भी ये जाता है, ठीक है। तो ये एक बार रोल देख लीजिए। इसके बाद हम बेसिकली इस तरह से इस वीडियो को लेकर चलेंगे कि एटलीस्ट हमें ये पता चले कि हमने कोई भी अगर क्लिनिकल डायग्नोस करना है ना तो हमें पता चल जाए कि ये बेसिकली कि ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी तो कौन सा मिनरल उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, किसी भी मिनरल के बारे में। बिकॉज बेसिक फिजियोलॉजी मतलब अगर हमें पता हो ना तो बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बाकी जहाँ तक बात RDA और सोर्सेज की है तो वो याद करने वाली चीज़ में आ जाती है। चैलेंज। अच्छा, ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं जी? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। फाइटेट और ऑक्सालेट अगर की प्रेजेंस होगी तो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे इंटेस्टाइन में। जब कैल्शियम बेचारे को ये वो दोस्त हैं जो कैल्शियम को अपने साथ बांध लेंगे और उन्हें लेक्चर में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये इनको मतलब एक्सक्रीशन करवा देंगे कैल्शियम की, लेकिन उन्हें एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। हाई पीएच जो है ये भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती है तो अल्कलोसिस में, तो ये फेवरेबल नहीं है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। डाइटरी फाइबर का ज़्यादा होना, इवन हाई फॉस्फेट जो है ये भी हम आगे जाके देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो में कि फॉस्फेट अगर ज़्यादा होता है तो कैल्शियम के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है कि उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो ये चीज़ें मतलब आपके पास हाइपोकैल्सीमिया भी कॉज कर सकती है इन द सेंस। अच्छा जी, हाइपरकैल्सीमिया यानी कि बॉडी में अपर लिमिट 2500 mg पर डे होती है। PTH लेवल जो है, PTH क्या करता है, ये बॉडी में कैल्शियम को ज़्यादा कर देता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है। कैल्शियम ज़्यादा होगा ये आपके पास किडनी स्टोन्स कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कोज कर सकता है। ओके, हाइपोकैल्सीमिया जो है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम का कम होना है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मिनरल्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है हाइपर की केस की बनिस्बत। तो रिकेट्स कोज कर सकता है ये।
और ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स वीक कर सकता है, रीनल रिकेट्स कर सकता है। रीनल आपको पता है कैल्सिट्रायोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और ये कन्वर्ट होती है इसमें लीवर और किडनी, ठीक है। सनलाइट में भी विटामिन डी बनता है। तो उसके बाद लास्ट स्टेप इसका किडनी में होता है। तो अगर रीनल की कोई प्रॉब्लम होगी ना तो उस वजह से जो रिकेट्स हो रहा है यानी कि विटामिन डी कम होगा, तो विटामिन डी बेसिकली हेल्प करता है कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर किडनी फेलियर है उस वजह से कैल्सिट्रायोल नहीं बन पा रहा और फिर कैल्शियम की कमी हुई है तो उसे रीनल रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। वैसे किसी भी वजह से विटामिन डी कम है और फिर रिकेट्स हो गया तो वो सिर्फ सिंपल रिकेट्स आप नाम देते हैं। अच्छा, तो बोन में इसमें इसका रोल होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास क्लिनिकल कैसे आएगा कैल्शियम के रिलेटेड। तो चले, A 22-year-old female is hospitalized after a car accident. She sustained a hip fracture, fracture of several ribs and blunt abdominal injury that required a laparotomy. अच्छा, हुआ क्या है कि 22-year-old की फीमेल थी, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा हिप फ्रैक्चर भी हो गई हैं, बेचारी के रिब्स भी फ्रैक्चर हो गए हैं और एब्डोमिनल इंजरी भी हुई है, जिस वजह से अब जब लेप्टोटोमी कहते हैं, लेप्टोटोमी सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आप मतलब एब्डोमिनल इंसिजन देते हो। तो जब डॉक्टर्स ने लेप्टोटोमी की तो उन्हें पता चला कि देयर इज़ लिवर लेसरेशन एंड एक्सटेंसिव हीमोपेरिटोनियम। हीमोपेरिटोनियम का मतलब होता है कि एक्सेसिव ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो यानी कि एब्डोमेन के अंदर उसे इंजरी हुई है जिस वजह से लिवर लेसरेशन भी हुई है और ब्लड भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड उसका लॉस हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर्स फौरी तौर पे क्या करते हैं, पेशेंट रिसीव मल्टीपल EDTA कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। तो पेशेंट्स डॉक्टर ब्लड देते हैं पेशेंट को और EDTA कंटेनिंग ब्लड है। इन अर्ली EDTA पे फोकस कीजिएगा। इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ अ टिंगलिंग सेंसेशन in her toes and fingers. She is noted to have hyperactive D-tendon reflexes. BP cuff inflation reveals कार्पोपीडल स्पाज्म। कार्पोपीडल स्पाज्म क्या होते हैं, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती है ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस रिवील्स स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल। अच्छा, वो कहते क्या है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उसमें उसके काफ़ी सारे हिप फ्रैक्चर भी हुआ है, उसके सेवरल लिब्स भी फ्रैक्चर हो गए हैं और ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी हुई थी, बहुत ज़्यादा लिवर लेसरेशन हुई थी। तो डॉक्टर्स ने ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उन्होंने EDTA कंटेनिंग ब्लड दिया। अब उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो देखते हैं कि उसको ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है उसकी टोज में और फिंगर्स में, ठीक है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, BP कफ जो है वो ये बताता है जब वो BP कफ इन्फ्लेट करते हैं तो कार्पोपीडल स्पाज्म यानी इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन उसके हैंड्स और फीट की भी होती है। फेशियल नर्व को मतलब जब इधर फेस पे टैप करते हैं तो फेशियल नर्व जो है वो भी स्पाज्म शो कर रही है, फेशियल मसल्स। तो ये किस चीज़ की तरफ कर रहा है, बेसिकली जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था ना जिस पे आपने फोकस करना था वो था EDTA और उसके बाद जो आगे ये सारे सिम्टम्स हैं, ये जितने भी सिम्टम्स आपने पढ़े हैं टेटनी को बेसिकली शो कर रहे हैं। टेटनी कब होती है, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा। अच्छा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन कैल्शियम का लेवल कैसे कम हुआ, 22 ईयर फीमेल थी, यंग थी, क्या हुआ उसमें, कैल्शियम क्यों कम हो गया। तो आंसर लाइज इन द वर्ड EDTA, ठीक है। ये दो की पॉइंट्स आप देख लेंगे, एक तो 2-3 BPG के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है और चिलेशन क्या होती है। EDTA क्या है कि जो 2-3 BPG, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं, जो ब्लड होता है जब स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर से हमारी बॉडी में नॉर्मली 2-3 BPG और इस तरह से जो भी कंटेंट था ना, तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जब हम ब्लड बॉडी से निकाल लेते हैं और स्टोर करते हैं तो ये डिप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमारी उस ब्लड में जो स्टोर ब्लड होता है उसमें ATP भी डिप्लीट हो जाता है। तो किया ये जाता है कि उसमें EDTA कंटेनिंग ब्लड डाला जाता है। एक तो इससे कोगुलेट नहीं करेगा ब्लड, ठीक है, एंटी कोगुलेंट है ये। दूसरा, ये ऑक्सीजन की पॉइजनिंग नहीं होने देगा। ये 2-3 BPG वाला काम करता है। वो कैसे, 2-3 BPG क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमने देखा था अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 2, ठीक है। ये HB की 4 चेन्स होती है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो इसमें जो बीटा चेन है इधर ये बीटा, ठीक है, बीटा बीटा बीटा, ठीक है जी। बीटा की यहाँ पे ना पॉजिटिव बीटा पॉकेट बनती है एक पॉजिटिव अमाइनो एसिड से, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का अगर आप HB का स्ट्रक्चर है, सिंपली कंफ्यूज मत हो, HB का स्ट्रक्चर है, उसमें बीटा अमाइनो एसिड चेन्स जो होती है उनके दरमियान पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स जब वो ना इस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं कि तो कहते हैं कि बीटा पॉकेट बनी हुई है।
2,3-BPG जो है ना बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से ना ये क्या करता है कि ये यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड कर जाता है ना तो हीमोग्लोबिन का क्या काम था, उसने ऑक्सीजन को कैरी करना था, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो HbO2 था जिसने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ये उसको अकेला छोड़ देगा, खुद Hb बन जाएगा और साथ में 2,3-BPG भी लगा हुआ है जी। ठीक है, 2,3-BPG सॉरी, ठीक है, तो 2,3-BPG साथ लगा हुआ है। तो ये 2,3-BPG का काम था। देखो बेसिकली आप ये कहोगे कि ये तो अच्छा हुआ ना, 2,3-BPG नहीं है, ख़त्म हो गया, अब हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। बेसिकली काम ये है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने साथ सदा बांध के नहीं रखनी, बल्कि इसका बेसिक काम ये होता है कि इसने टिश्यूज़ को देनी है, तो वो तब देगा जब ये ऑक्सीजन छोड़ेगा। अब जब ये टिश्यूज़ के पास जाता था तो टिश्यूज़ में 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट पड़ा हुआ है, इधर सारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे हो रहा है, ठीक है, और सारा वो ग्लूकोज टूट रहा है, इस तरह से सारा पाथवे आ रहा है, ठीक है। फिर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बन रहा है सेल के अंदर। तो जब सेल के पास हीमोग्लोबिन आती है ना, तो वहाँ पे HB का ये काम है कि वो O2 को छोड़ दे, ठीक है, O2 को उसको छोड़ दे। तो सॉरी मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हूँ इधर हीमोग्लोबिन की तरफ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर 2,3-BPG और ये EDTA पता चलेगा तो तब पता चलेगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों हुई है। तो HB का बेसिक काम ये है कि वो O2 को छोड़ दे टिश्यूज़ के पास जाके, और O2 जो है वो टिश्यू के पास आ जाए, ठीक है, या सेल के पास आ जाए। तो इसलिए टिश्यू के पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो HB से O2 को छुड़वाते हैं। तो उसमें से एक 2,3-BPG था, जो आपने देखा कि 2,3-BPG जाके बीटा पॉकेट जो होती है हीमोग्लोबिन के, वहाँ पे जाके बाइंड करता है और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुदा हो जाता है और वो टिश्यूज़ के पास आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बोहर इफेक्ट भी आपने पढ़ा है। तो ये सारा काम जो है ना ये ज़रूरी था। अब जब आपने ब्लड बाहर निकाला बॉडी से, तो उसमें से 2,3-BPG डिप्लीट हो गया, तो अब आपने क्या करना है, अब ये ब्लड कोगुलेट भी कर सकता है। तो अब हम EDTA ब्लड में डालते हैं जो एंटी कोगुलेंट भी होता है, और ये 2,3-BPG वाला काम भी करेगा। लेकिन क्या मसला है, ऑक्सीजन पॉइजनिंग का मैंने वर्ड लिखा था पहले, ये देख लें। ऑक्सीजन पॉइजनिंग इसलिए कहते हैं कि अगर वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के रखेगा और टिश्यूज़ को नहीं देगा। अच्छा, तो मसला क्या करता है EDTA, ये तो ठीक हो गया, ये एंटीकोगुलेंट के तो ना हो, ठीक है, ये 2,3-BPG के तौर पे हमने डाल दिया, ठीक है, रिजुविनेट किया ब्लड को, अच्छा किया हमने। लेकिन EDTA जो है ना ये चिलेट कर देता है, चिलेटिंग एजेंट भी है, ठीक है। ये कैल्शियम को, मैंगनीज़ को और कुछ मिनरल्स को, स्पेशली कैल्शियम को ये चिलेट करता है। चिलेशन क्या होती है कि अपने साथ कैल्शियम को बाइंड कर लेगा। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो अपने साथ मिनरल्स को बाइंड कर लेती हैं, तो अपने साथ बाइंड कर लेगा, जोड़ के रखेगा, और कैल्शियम ने जहाँ बॉडी में जाना था वहाँ नहीं जाएगा। आपने पेशेंट को EDTA कंटेनिंग ब्लड दिया, आपने क्या किया, कैल्शियम को चिलेट कर लिया। EDTA जो है ना ये कैल्शियम को डिट्रैक्ट कर देगा उसके काम से कहेगा मेरे पास आ जाओ, तो ये कैल्शियम को अपने साथ बांध लेगा। और कैल्शियम ने जो काम करना था बोन के अंदर, ये बेचारा था, ठीक है, इसका काम था मेरी बोन EDTA कैल्शियम का काम था बोन वगैरह में जाना है, जितना भी इसका काम था वो अपना नॉर्मल काम कर रहा था, ठीक है, नर्व और मसल कंट्रैक्शन वगैरह करवा रहा था, वो नहीं करवा रहा, वो EDTA के साथ जो है ना वो मतलब जुड़ गया। तो इस तरह से बॉडी में क्या हो जाता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, आपने EDTA कंटेनिंग ब्लड दिया। अब उस वजह से जो ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो इसको इसलिए अपेयर हुए हैं क्योंकि देखो सारे टेंटेटिव वाले सिम्टम्स अपेयर हुए, टिंगलिंग सेंसेशन एंड टॉल स्वीट वगैरह। तो इसमें क्या था, हाइपोकैल्सीमिया, या आपका आंसर हो गया। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्लिनिकल फाइंडिंग दी जाती है तो बेसिक ये होता है कि एटलीस्ट हमें ये पता हो कि एक मिनरल जो है ना वो बेसिक काम क्या करता है। सोर्सेज और RDA जो है ये वाइवा में ज़्यादातर पूछी जाती है, रिटन में नहीं इनका इतना ज़्यादा होता। तो एटलीस्ट हमें इतना पता हो कि कोई एक मिनरल जो है वो क्या काम करता है, क्यों मतलब उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो तब हम क्लिनिकल को ईजिली डायग्नोज कर लेंगे। ऑफकोर्स इसका दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि कैल्शियम की या जो भी मिनरल है उसकी एब्जॉर्प्शन है ये वो वगैरह जो भी बताएं, तो वो भी करना पड़ता है साथ, लेकिन RDA वगैरह कम मतलब इधर आता है। अच्छा जी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम की दोस्ती है बहुत गहरी। फॉस्फोरस एक तो फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर एनाइन है, ठीक है, और 85% जो है ना इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल एपेटाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने जब हमने कैल्शियम की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि हाइड्रोक्सिल एपेटाइट जो बोन को इनऑर्गेनिक मैस है वो क्या था, CA5PF4 का थ्राइसोइच, तो उसमें फॉस्फेट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फेट जो है ये भी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो ये फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड क्या था जी, ठीक है, ये क्या था, उसमें ग्लिसरॉल था, ठीक है, OH OH, ठीक है सारा। यहाँ पे
फैटी एसिड एक है, इधर दूसरा फैटी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इधर फॉस्फोरस लगता था, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस आती थी, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए वगैरह में भी पड़ा हुआ है। उधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो उधर भी फॉस्फेट प्रेजेंट है। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है ये मसल में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है जी, इसने मतलब एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है मसल को जब बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बोन्स और टीथ में भी इसका रोल आ जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सिल एपेटाइट में पड़ा हुआ है। फॉस्फेट बफर सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो फॉस्फेट जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल सिग्नलिंग में भी बहुत काम कर रहा होता है ये। तो कोवलेंट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स में इसका रोल आता है कि एंजाइम को एक्टिव किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है। सेल सिग्नलिंग जब हमने पढ़ी थी तो एंजाइम्स कभी एक्टिव हो रहे थे, फॉस्फेट लग रहा था, बेसिकली ज़्यादातर तो फॉस्फेट लगने से एक्टिव होते हैं। इनएक्टिव हो रहे थे जब वो डिटैच हो रहा था। तो काइनेज और फॉस्फेटेज जो है, ये काइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है, फॉस्फेट ऐड करवाता है। फॉस्फेटेज जो है ये रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। कोवलेंट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। चलें जी, हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है कब होगा, ये जानने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन क्या होती है फॉस्फेट की। चलें, कैल्सिट्रायोल क्या है, बेसिकली विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। पीटीएच, कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कैल्सिट्रायोल जो है ना, इसका बेसिक काम ये है कि इसने सीरम में कैल्शियम को ज़्यादा करना होता है, ठीक है। तो ये सीरम में कैल्शियम को ज़्यादा करता है। अब इसने हर जो मर्जी हो जाए, इसने सीरम में कैल्शियम ज़्यादा करना है, चाहे जिस बॉडी का अपना नुकसान कर दे, कुछ भी कर दे, इसने सीरम में कैल्शियम ज़्यादा करना है। जहाँ मर्जी से चाहे चोरी डाकू करके भी ये ले आए, तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम की एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में जहाँ पर आपके पास मतलब वो कैल्शियम आ रहा था, आप इनटेक कर रहे तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा विटामिन डी, एक तो ये काम करेगा। दूसरा, ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा किडनी से, ठीक है। तो किडनी जो है, जो एक्सक्रीशन करी थी, तो अब ये यूरिन में तो नहीं ना जाना चाहिए कैल्शियम, तो विटामिन डी ये सीरम में कैल्शियम बढ़ा रहा है, तो ये यहाँ से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा ताकि यूरिन में कम एक्सक्रीट हो। इसके अलावा ये चीज़ एक देख लीजिए, ये बोन की रिजॉर्प्शन भी करवाता है, क्योंकि इसका मेन काम बोन में कैल्शियम बढ़ाना नहीं होता, सीरम में कैल्शियम बढ़ाना होता है। तो जी हम तो कहते हैं कि रिकेट तब होता है जब विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। रिकेट में तो बोन वीक होती है ना, रिकेट में तो बोन वीक होती है। तो हम तो कहते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी तो आप कह रहे हैं बोन को रिजॉर्प्शन करता है, बोन को तोड़ता है, तो ये तो उल्टी बात हो गई। बात यह है कि विटामिन डी के यहाँ पे जो रोल है, इसमें थोड़ा सा इसको गौर से आप सुनिएगा, थोड़ी सी फोकस बढ़ा दीजिए अपना। विटामिन डी बेसिकली इसका काम तो ये है कि सीरम में कैल्शियम इंक्रीज़ करना। जब सीरम में कैल्शियम होगा, ब्लड में कैल्शियम होगा, तो बोन में भी जाएगा, कैल्सिटोनिन भी अपना काम कर रहा होगा। तो होता क्या है कि आप जब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देखते हैं ना वार्ड में, तो कभी भी रिकेट्स के पेशेंट को डायरेक्टली विटामिन डी नहीं देते। अगर आप डायरेक्टली विटामिन डी दोगे ना, तो उसकी बोन्स और वीक हो जाएंगी उल्टा, क्योंकि जब विटामिन डी मतलब कैल्शियम बॉडी में पहले ही कम हो, तो कैल्सिट्रायोल का बेसिक काम है कि सीरम में कैल्शियम को ज़्यादा करे। तो इसने बोन को तोड़ के भी सीरम में कैल्शियम, जो बोन पहले वीक है बेचारी, कैल्शियम पहले कम है, तो इसने बोन को और तोड़ देना है, तो वो और नुकसान होगा। तो इससे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट दी जाती है। जब रिकेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, पहले कैल्शियम की सप्लीमेंट दी जाती है ताकि बॉडी में एक इनफ कैल्शियम जो है वो बिल्डअप हो जाए, उसके बाद विटामिन डी दिया जाता है। तो क्योंकि इसका रोल जो है वो थोड़ा सा उलट है। अगर तो बॉडी में वैसे ये इन 2 प्रोसेस से कैल्शियम को बॉडी सीरम में इंक्रीज़ करेगा, और फिर जब सीरम में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन भी काम कर रहा होगा, बोन में भी ज़्यादा कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास बोन ही वीक है, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बोन वीक है, तो फिर ये उल्टा काम ना कर दे, तो इसलिए पहले कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थी। और हाँ, विटामिन डी जो है ये फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। फॉस्फेट क्या था जो भी हम पढ़ रहे थे, वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाला, ठीक है। और पीटीएच क्या करता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का भी यही काम है, ये सीरम में कैल्शियम को ज़्यादा करता है और ये सारा कुछ करेगा। बोन की रिजॉर्प्शन करके भी कैल्शियम को ज़्यादा करेगा, गट से इंक्रीज़ करके भी कैल्शियम को ज़्यादा करेगा, और किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करके भी कैल्शियम को ज़्यादा करेगा। लेकिन ये एक काम जो है ना, इसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे ना
कि हाइपर फोस्फेटीमिया हो गया, फोस्फेट ज़्यादा हो गया, मतलब पीटीएच कम है, वो ये बात बोल रहे होते हैं। अगर तो फोस्फेट बॉडी में कम है तो ये कह रहे होते हैं कि पीटीएच ज़्यादा काम कर रहा है, तो फोस्फेट के एक्सक्रीशन ज़्यादा करवा रहा है। तो ये चीज़ इसमें आ रही होती है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी। तीसरा कौन सा है? कैल्सिटोनिन, हाँ वो रह गया है। कैल्सिटोनिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। कैल्सिटोनिन ने जाके कैल्शियम को बोन के अंदर ज़्यादा करनी होती है। क्या करनी होती है? कैल्शियम बोन के अंदर ज़्यादा करनी होती है। ये पैराथायरॉइड कोलेट है, ज़रा गौर से देखिए। कैल्सिटोनिन पीटीएच का मेजर काम है सीरम में कैल्शियम को ज़्यादा करना, ठीक है। पीटीएच क्या करेगा? बोन को तोड़ के सीरम में डालेगा। ये बोन पड़ी हुई है, ठीक है बोन से तोड़ के ब्लड में कैल्शियम डालेगा, और कैल्सिटोनिन इसका दुश्मन है, ये उलट काम करता है। ये ब्लड से पकड़ के बोन में कैल्शियम डालेगा, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा काम अपोजिट है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन में 3 हार्मोन्स आते हैं, कैल्सिट्रायोल, कैल्सिटोनिन, पीटीएच। इनको देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कैल्शियम का ज़्यादा, फोस्फेट का ज़्यादा, या कैल्शियम का कम या फोस्फेट का कम होना देखेंगे, तो आप इन चीज़ों के नाम देख रहे होंगे, तो इनको देख लीजिएगा, पहले अच्छे से कर ले, उसके बाद ही आगे चलिएगा। ओके जी, अब हम भी आगे चलते हैं। हाइपोफोस्फेटीमिया, हाइपोफोस्फेटीमिया, फोस्फेट बॉडी में कम हो गया। ईमिया का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्लड, ब्लड में फोस्फेट हाइपो हो गया, कम हो गया। वैल्यूज़ बाद में देख लीजिएगा। अच्छा जी, वही बात आ गई ना, अगर पीटीएच ज़्यादा काम कर रहा है तो फोस्फेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर यूरिनरी लॉस ज़्यादा हो रहा है, पीटीएच क्या करता है? बेसिकली यूरिनरी लॉस बढ़ा देता है फोस्फेट का, तो हाइपोफोस्फेटीमिया आ जाता है। रीनल लिक्विड्स में ये हो सकता है, ठीक है। अगर तो देखो वही डैमेज हो गई है आपकी किडनी। विटामिन डी का क्या काम था? कैल्सिट्रायोल का, कैल्सिट्रायोल का काम था फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता था, ठीक है। और विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल। तो लिक्विड्स में क्या होता है? जब विटामिन डी कम होता है, ठीक है, तो उसमें कैल्शियम भी कम हो रहा होगा, और एज अ रिजल्ट आपको हाइपोफोस्फेटीमिया भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो इनको एक साथ करने का मकसद ये था, चीज़ें बहुत मिलती जुलती हैं। फोस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके साइंस और सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, तो एक तो अगर फोस्फेट कम होगा तो मसल वीकनेस भी होगी। क्यों मसल वीकनेस होगी? सोच के बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एसिड्स, बेसिकली क्या होता है? एल्यूमिनियम जो है ना, चिलेशन हमने देखा अभी क्या होता है, ठीक है। जैसे ईडीटी चिलेट करता है कैल्शियम को, अभी हम पीछे क्लिनिकल करके आए हैं। तो एल्यूमिनियम जो है ना, ये भी फोस्फेट को चिलेट करता है। तो अब ये क्या होगा? जब एल्यूमिनियम बॉडी में ज़्यादा होगा ना, तो बेसिकली देखा ये गया कि जो लोग एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उनमें हाइपोफोस्फेटीमिया मतलब ज़्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि ये फोस्फेट को चिलेट करता है, ठीक है। तो हाइपोफोस्फेटीमिया, अभी क्या कहीं एल्यूमिनियम का जिक्र आए, एंटासिड्स कंटेनिंग एंटासिड्स का, तो आप देख लीजिएगा कि फोस्फेट की डेफिशिएंसी भी पड़ी है बॉडी में। अच्छा, हाइपर फोस्फेटीमिया कब होगा? जब पीटीएच जो है ना ये कम काम कर रहा होगा, तो फोस्फेट बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम और फोस्फेट की जो एक रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने देखा था उसमें भी हाइड्रोक्सिल एपेटाइट में कैल्शियम ज़्यादा होता है, फोस्फेट कम होता है, तो इसमें ये 2:1 होना तो नॉर्मल होता है। अगर फोस्फेट ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि फोस्फेट की रेशियो कैल्शियम से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऑपोजिट काम करेगा, ये कैल्शियम को कम कर देगा। ये कैसे करता है? अभी हम पीछे करके आए थे कि कौन कौन सी चीज़ें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करती है। फाइटेट, ऑक्सलेट, हाई पीएच, डाइटरी फाइबर और फोस्फेट। अगर फोस्फेट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जब ये आ रहा है कैल्शियम, ठीक है, ये इधर कैल्शियम फोस्फेट भी ज़्यादा है, ठीक है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, ये आपस कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो इसकी भी जो है एब्जॉर्प्शन कम करता है कैल्शियम। तो इसलिए जो है ना, ये देखा गया है कि जब कैल्शियम और फोस्फेट की जो रेशो है वो इम्बैलेंस होती है, तो बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम का आपको पता है कितना मेजर रोल होता है। चलें क्लिनिकल देखते हैं। A patient is presented with history of antacids, ये aluminium containing antacids है, मैंने लिखा नहीं। Use frequent or recurrent bone pain, fractures. He also has neurologic irritability, including seizures and numbness of reflexive weakness, which electrolyte can be deficient. Bone pain, fractures. सबसे पहले जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स की बात आ जाती है ना, कि वो ज़्यादातर ये यूज़ कर रहा था। तो एल्यूमिनियम का मेजर काम क्या होता है? एल्यूमिनियम चिलेट करता है फॉस्फोरस को,
ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, चिलेट करता है फॉस्फोरस को, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस को चिलेट करेगा, फॉस्फोरस को कम कर देगा। जब ये फॉस्फोरस को कम कर देगा तो फॉस्फोरस जो है वो हाइड्रोक्सिल एपेटाइट पे भी पड़ा हुआ था, ये बोन पेन भी करवाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर्स भी करवाएगा। तो ही ऑल्सो हैज न्यूरोलॉजिकल इरिटेबिलिटी इंक्लूडिंग सीजियर्स। तो फॉस्फेट एटीपी वाला काम, एटीपी को भी फॉस्फेट नहीं पड़ेगा, वो एटीपी में रहेगा, एनर्जी नहीं आएगी, मसल भी वीक होंगे, अभी पीछे बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग सीजियर्स एंड नमनेस ऑफ रिफ्लेक्सिव वीकनेस, ठीक है। और जो है वो वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्सेस भी आपके वीक होंगे। तो ये क्या है जी, इसका आंसर है हाइपोफॉस्फेटीमिया। ओके, अब हम मैग्नीशियम की तरफ मूव करें। मैग्नीशियम बहुत मज़े का है, इससे थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप ना मैग्नीशियम को करके जाना, बहुत मज़े का है। मैग्नीशियम 60% होता है बोन में, ठीक है, लेकिन ये बोन में इसका 1% ही बनाता है, क्योंकि फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं। पीटीएच जो है वो इंक्रीज़ करता है इसकी एब्जॉर्प्शन, ये लाइन ज़रा गौर कर लीजिए। मैग्नीशियम किन किन एंजाइम में प्रेजेंट हो सकता है? हेक्सोकाइनेज को कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज में, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में भी मैग्नीशियम का रोल होता है। ओके, अब ये जो हाइपोमैग्नीशिया है ना, ये जब आप पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम की जो सिम्टम्स है कैल्शियम से बहुत मिल रही होती हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि मैग्नीशियम करता क्या है। ये साइनेप्स है, अब ये जोन एंडिंग है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता हुआ आपके पास यहाँ पे एक जोन पे आया था, तो यहाँ पे कैल्शियम होता है जो अंदर जाता है और सिनेप्टिक वेसिकल्स को मेच्योर करता है, वो रिलीज होते हैं, एसिटाइलकोलिन इधर आता है, रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है और सोडियम जो है वो चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आता है और सारा एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है। सॉरी मैं थोड़ा स्पीडीली बोल गई, फिजियोलॉजी का काम था। तो ये बेसिक काम हो रहा था, ये नॉर्मली हो रहा था। अब मैग्नीशियम जो है ना, जब भी आप पढ़ोगे आप कहोगे कि इसका कैल्शियम से क्यों इतना मिलता जुलता है, इसका क्या ताल्लुक है कैल्शियम के साथ, ये क्यों उसे तंग करता है। इसका बेसिक काम ये है कि ये इस चैनल को, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल,